इसी प्रकार अय का उच्चारण स्थान दो मात्राओं के कारण से दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसका उच्चारण करते समय कंठ प्लस तालु दोनों का स्पर्श होने के कारण इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान जीव के अग्रभाग से होने के कारण अग्र स्वर और इसे अर्ध विव्रत कहा जाता है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था ओ को दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ से होने के कारण इसे कंठोष्ठ कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान जीव के पश्च भाग से होने के कारण इसे पश्च स्वर कहा जाता है। इसे अर्ध संवृत स्वर भी कहा जाता है। री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु। जो भी संस्कृत के वर्ड होते हैं जिसे हम तत्सम पढ़ेंगे, जब हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तत्सम तद्भव, तो उस टॉपिक में हम आपकी ये चर्चाएं करेंगे। री का प्रयोग एक संस्कृत वर्ड के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें व्यंजन के बारे में, वर्गीकरण, अब हम आपको पढ़ाएंगे व्यंजनों के बारे में। जिस प्रकार हमने देखा था कि स्वर का अर्थ ही होता है, मैंने आपको बताया था स्वर, स्व मतलब खुद, र मतलब रव। ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से या खुद रव के द्वारा प्रदान की जाती हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार व्यंजनों की बात करें, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अगर इसमें द्विगुण व्यंजन ड, ढ को जोड़ लें तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। द्विगुण व्यंजन इन्हें कहा जाता है ड, ढ को। इस प्रकार 33 व्यंजन मान सकते हो, लेकिन ड, ढ को काउंट करने के उपरांत इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब हिंदी के व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। जिस प्रकार हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, इसी प्रकार हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। फर्स्ट, स्थान के आधार पर, सेकंड, प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर अगर बात करें, वर्ग, उच्चारण स्थान, वर्ण का नाम। जैसे हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से या गले से निकलता है, इसलिए इस वर्ण का नाम कंठ है। ये पांचों वर्ण को हम कंठ की श्रेणी में रखते हैं। फिर हमने आपको च वर्ग पढ़ाया था, जिसमें च, छ, ज, झ, या, जो तालु की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए से तालव्य पढ़ा जाता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन के रूप में या और व, जिसमें हमने अलग अलग श्रेणी में आपको बताए थे। ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है? सा को कहा जाता है। इसी प्रकार ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होने के कारण ये मुंह के भीतरी हिस्से को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे मूर्धन कहा जाता था। इसी प्रकार हमने देखा यहाँ पे त वर्ग का उच्चारण स्थान, हमने बोला इन ध्वनियों का उच्चारण जिस प्रकार से हम करेंगे ता का, तो हमारी जीभ दांत को स्पर्श करती है और दंत को स्पर्श करने के कारण से दंत वर्ण कहा जाता है, ऊपरी दांतों के हिस्सों को स्पर्श करने के कारण। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से निकलता है। इन वर्णों का जैसे ही उच्चारण करेंगे तो दोनों ओठ आपस में एक दूसरे ओठ को स्पर्श करते हैं, जिसके कारण से ओष्ठ वर्ण कहा जाता है।
इसी प्रकार बात करें स, ज, र, ल, इन्हें वर्ष, दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा वर्ष होता है, इनको वर्ष के रूप में जाना जाता है। इनको याद रख लेना, स, ज, र, ल। इसी प्रकार व, फ, ये निचले ओठ तथा ऊपरी दांतों से बोले जाते हैं और दांत और ओठों से मिलकर बने जाने वाले के कारण इसे दंत प्लस ओष्ठ कहा जाता है, इसीलिए इसे दंतोष्ठ बोल सकते हैं। हा, हा का उच्चारण स्थान स्वतंत्र से होता है, इसे इसलिए स्वतंत्रियों में बोलते हैं। और हा का उच्चारण स्थान हमने पढ़ा भी था, इसका कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। अब दूसरा हमने आपको बताया था प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर उच्चारण अवयवों के द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन, दूसरा पढ़ेंगे संघर्षी व्यंजन, तीसरा पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, फिर हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन, एक पढ़ेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन और एक पढ़ेंगे हम अयोग वहा, जिसमें बात करेंगे हम एक एक करके। अर्धस्वर, अर्धस्वर क्या होते हैं? या व, इनको हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वर के अंतर्गत रखा गया है, जबकि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो रा होता है उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय, रा का उच्चारण करते समय हमारी जीभ के अग्रभाग में कंपन होता है, इसलिए इसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ला का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु जीवा के दोनों अवयवों से या दोनों पार्श्वों से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। इसमें फर्स्ट बात करेंगे हम अवयवों में। अगर फर्स्ट बात करें स्पर्शी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, तो कोई भी स्थान हो सकता है, कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओठ हो, कहीं ना कहीं स्पर्श करते हुए बाहर निकले, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजनों के वर्गीकरण इस प्रकार किए गए हैं। जैसे क वर्ग कंठ, च वर्ग पड़ा तालव्य, ट वर्ग पड़ा मूर्धन्य, त वर्ग पड़ा दंत और प वर्ग पड़ा ओष्ठ। अर्थात कंठ पहले होता है तो ओष्ठ सबसे बाद में रखा जाता है। गोसत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में ध्वनि का कंपन, जो हमने आपको अभी पढ़ाया था, जिसमें सघोष अघोष दो पार्ट होते हैं। इसी प्रकार घोष का अर्थ अभी हमने आपको बताया था। घोष का अर्थ क्या होता है? वजना, अर्थात स्वतंत्रियों में उत्पन्न होने वाले कंपन को घोष कहा जाता है। इसमें फर्स्ट है अघोष, आ माने नहीं, घोष माने बजना। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। याद रखना, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो कैसा होता है? अघोष वर्ण होता है। हमने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से, क वर्ग के अंतर्गत हमने पढ़ा था क, ख, ग, घ, अंगा। ये देखा जाए, इसमें अगर बोला जाए अघोष पहला और दूसरा वर्ण, इस प्रकार जो 5 हमने आपको बताए थे क, च, ट, त, प, 5, प्रत्येक 5 में 5 वर्ण होने के कारण 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें च, छ,
ठ, त, थ, प, फ। हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष, क्योंकि क, ख का उच्चारण करते समय हमारी स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, जिसके कारण से अघोष वर्ण कहा जाता है। सघोष, सघोष का अर्थ होता है सा सहित, घोष माने बजना, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो उन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हर वर्ग का सघोष वर्ण होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार 15 टोटल मिला के हमारे 15 वर्ण सघोष या घोष वर्ण के अंतर्गत रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर आगे की बात की जाए तो प्राणत्व के आधार पर या प्राणवायु के आधार पर, यहाँ प्राण का अर्थ हवा से होता है, प्राण का अर्थ हवा, जिसमें एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है कम, प्राण का मतलब होता है वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे अल्प प्राण कहा जाता है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होता है? व्यंजन। 1, 3, 5 इनको हमने अल्प प्राण के अंतर्गत रखा है। इसमें अंतस्थ व्यंजनों को भी रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन अगर बोले तो य, र, ल, व, अंतस्थ व्यंजन, जिसमें कम वायु की आवश्यकता हो। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण कहा जाता है। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण साथ में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन महाप्राण के अंतर्गत रखे गए हैं। दूसरा, चौथा वर्ण संघर्षी व्यंजन बात करें स, श, श, ह, इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया था अल्प प्राण, महाप्राण। एक बार इन वर्णों का दोबारा रिवीजन करते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण अल्प प्राण होते हैं। पहले हमने बताया 1, 3, 5 वर्ण अल्प प्राण। महाप्राण बात करें दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण। अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण में ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हमने पढ़े थे। इस प्रकार स्पर्श संघर्षी व्यंजन, कुछ ध्वनियों में जीव पहले तो उच्चारण स्थान का स्पर्श करती हो, स्पर्श संघर्षी, कुछ ध्वनियों में जीव पहले तो उच्चारण स्थान का स्पर्श करती हो, फिर वहाँ से हटकर उच्चारण स्थान के इतना निकट रह जाती है कि वायु को घर्षण करते हुए ही बाहर निकलना पड़ता है। अर्थात इन ध्वनियों के उच्चारण में स्पर्श भी होता है और घर्षण भी होता है। इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा गया है। हिंदी में बात करें च वर्ग के 4 वर्ण च, छ, ज, झ, इनको हमने स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत रखा है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व परंपरागत रूप से इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें अगर बात करें उच्चारण का स्थान, कभी कभार पूछ लिया जाता है, अच्छा MPSI का क्वेश्चन था, या का उच्चारण स्थान है, तो या का उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य वर्ण कहा जाता है, तालु। इसी प्रकार र वर्त से, मसूड़ों से, क्या
दंत मूल। इसी प्रकार ला वर्ष दंत मूल और व दंतोष्ट ऊपर के हिस्से से निकल के कारण इन्हें सगोष प्लस अल्प प्राण दोनों में रखा गया है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत अगर बात करें, या वा को अर्ध स्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, इनको कभी तो स्वर भी हो जाते हैं कभी व्यंजन भी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। रा को हमने बताया था प्रकंपित भी बोल सकते हो, लुंठित व्यंजन भी बोल सकते हो, क्योंकि रा का उच्चारण करते समय हमारा जीभ का अग्रभाग कंपन करता है और जीभ लुढ़क कर तालु से स्पर्श करती है, इसके कारण से प्रकंपित लुंठित व्यंजन कहा जाता है। इसी प्रकार बात करें, ला को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व बगल से बाहर निकल जाए उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अगला पॉइंट बात करें, ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा पैदा करे, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन के रूप में अगर बात करें, स, सा, स, ह, इस सा का उच्चारण स्थान हमारे तालु से निकलता है, इसलिए इसे तालव्य सा कहते हैं। इस सा का उच्चारण स्थान मूर्धा से होने के कारण से मूर्धन, इस सा का उच्चारण स्थान दंत से होने के कारण से वर्ष। हा स्वतंत्रियों में अगर बात करें तो कंठ के भीतर से होने के कारण से सघोष महाप्राण भी बोल सकते हैं इसको। इन वर्णों को हम अघोष और महाप्राण के अंतर्गत अभी पढ़ा था। इस प्रकार हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 बताई गई। अगला बात करें, उच्छिप्त व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उसे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन में बात करें, ड, ढ, इन्हें उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ड मूर्धन्य, सघोष, अल्प प्राण, ये तीनों ही को हमने डा के अंतर्गत पढ़ा था, जबकि ढा मूर्धन्य, सघोष, महाप्राण तीनों के अंतर्गत इसको रखा गया है। कुछ इस पार्ट के अंतर्गत हम और देखेंगे। आगत या ग्रहित ध्वनियाँ, विदेशी भाषाओं की ध्वनियों को आगत या ग्रहित बोलते। कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो घर से ली जाती हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं से ली जाती हैं। जैसे इसमें का के नीचे ये पॉइंट लगाए, इसको बोलते हैं नुफ्ता। नुफ्ता इसे स्पर्शी कंठ, जीहा मूल, अघोष, अल्प प्राण कहा जाता है, जबकि इसे ऊष्म संघर्षी कंठ, जीहा मूल, अघोष, महाप्राण में रखा गया। इसी प्रकार ऊष्म संघर्षी कंठ, सघोष, अल्पप्राण, ऊष्म संघर्षी वर्ष, सघोष, अल्पप्राण। फा बात करें, नुफ्ता लगा होने के कारण ये अरबी फारसी भाषा के शब्द होते हैं। ऊष्म संघर्षी दंतोष्ट, अघोष, महाप्राण। इस प्रकार अयोग वाह के बारे में बात करें, कुछ पॉइंट और बचे हैं अपने पास। अयोग वाह हिंदी की वर्णमाला के अनुसार, ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, इसे अनुसार कहा जाता है, जबकि इसको हम विसर्ग के रूप में पढ़ते हैं। अंग का आधार लेकर अंग के रूप में दिखाया जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है,
क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और इन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए गए मात्राओं क्रम से अंग आहा का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार अंग की बात करें तो अंग को अयोगवाह कहा जाता है, जिसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में हम कर सकते हैं। जबकि आहा का प्रयोग हम विसर्ग के रूप में करते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो योग न होने पर सात रहें उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। आ माने नहीं, योग माने जिसका कोई अर्थ वहन करने योग्य ना हो उन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इस प्रकार हमने हिंदी वर्णमाला को तरीके से पढ़ा जो तुम्हारे MPSI या UPSI या फिर जेल पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में था। कल हम इसकी नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन जो पुराने ओल्ड पेपर में आए थे उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। नमस्कार। घोष, तो इस प्रकार देखा जाए घोष का अर्थ होता है स्वतंत्रियों में श्वास का कंपन, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। घोष वर्ण को हम सघोष भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में घोष लिख के आए या सघोष लिख के आए, कोई भी एक ऑप्शन मिलेगा, लगा सकते, दोनों एक ही हैं। घोष का अर्थ होता है बजना, सघोष का मतलब माने सहित, घोष माने बजना, सहित बजना। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। जितने भी हमने 11 स्वर आपको बताए हैं उनमें देखा जाए सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। इसमें हम अगर बात करें, थोड़ा एक बार फिर इनको देखते हैं क्योंकि डाउट में हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था, स्वरों का पारंपरिक जो अंतर होता है आपस में वो इस तरीके से होता है। हमने बताया था आ केवल एक मात्रा का समय है, इसलिए इसे ह्रास्व स्वर बोलेंगे। अ जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ से निकलता है। आ को हमने मध्य स्वर के अंतर्गत भी पढ़ा था और इसी को हमने अर्ध विव्रत स्वर भी बोला था। इसी प्रकार बड़ा आ, इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। हमने जिस प्रकार बताया था 2 मात्राओं का समय लगने के कारण इसको भी कंठ वर्ण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जबकि बड़ा आ इसका उच्चारण स्थान हमारी जीभ के पश्च भाग से निकलने के कारण इसे पश्च स्वर कहा जाता है। लेकिन आ का उच्चारण जिस प्रकार हम करते हैं तो इसकी आकृति एक विव्रत के रूप में होती है, पूरा मुख खुला हुआ होता है, जिसके कारण से विव्रत स्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार ई ह्रास्व स्वर केवल एक मात्रा का समय, ई का उच्चारण तालु से होता है, इसलिए इसे तालव्य पढ़ा जाता है। इसका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होने के कारण इसे अग्र स्वर कहा जाता है। ई को हम संव्रत के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। बड़ा ई, इसका उच्चारण करते समय 2 मात्राओं का समय लगने के कारण इसको भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है। इसका उच्चारण भी हमारे तालु से होता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे तालव्य स्वर भी कहा जाता है। ई का उच्चारण करते समय हमारी जीभ का अग्रभाग कंपन करने के कारण इसे अग्र स्वर कहा जाता है और इसे हम संव्रत भी बोलते हैं। सम माने समान, विव्रत माने एक व्रत। इसका उच्चारण करते समय मुख की आकृति एक समान बनती है, इसलिए इसे संव्रत कहा जाता है। इसी प्रकार छोटा ओ एक मात्रा का समय, ह्रास्व स्वर, इसका उच्चारण ओष्ठ से निकलता है, ऊ, इसके कारण इसे ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसे
पश्य स्वर के अंतर्गत हमने पढ़ा था और इसे हमने संवृत बताया था। इसी प्रकार बड़ा ऊ दीर्घ स्वर, ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है, पश्य स्वर के अंतर्गत इसका उच्चारण होता है, इसे भी संवृत कहा गया है। इसी प्रकार री ह्रास स्वर, एक छोटे स्वर के रूप में री का उच्चारण स्थान मूर्धन्य अवस्था से होता है और री का उच्चारण करते समय पश्य स्वर और संवृत में रखा गया है। इसी प्रकार छोटा ई बड़ा दो मात्राओं का समय दीर्घ स्वर, इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु से होता है, कंठ प्लस तालु, इसलिए इसे कंठ तालव्य कहा जाता है। थक गए। निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती हो उन्हें निरअनुनासिक या मौखिक स्वर कहा जाता है। जैसे हमने इसमें देखा अ, बड़ा आ, छोटी ई आदि, इनको मौखिक स्वर के रूप में जाना जाता है। अनुनासिक स्वर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती हो उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं ना अंग, तो अंग में हमारी श्वास वायु है वो नाक से बाहर निकलती है, इसलिए इसको अनुनासिक की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन मुख से भी बाहर निकलती है। इसमें देखा जाए अंग या आ या ई, इनमें देखा जाए जो हमारी वायु है वो दोनों स्तर से बाहर निकलती है, मुख से और नाक से, इसलिए इसे अनुनासिक स्वर भी कहा जाता है। इसमें देखा जाए निरअनुनासिक में क्या होता था, केवल उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए निरअनुनासिक कहा जाता है। निर माने, निर एक उपसर्ग है जो देखा जाए निर माने होता है बिना, बिना नाक से निकले हुए वर्ड। इसी प्रकार बात करें हिंदी में सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो हमारे 52 वर्ण हैं उनको अनुनासिक हम मान सकते हैं। अब उसमें देखा जाए सभी को अलग अलग तरीके से रखा गया है, किसके आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है वो हम इस बार देखें। फर्स्ट है गोसत्व के आधार पर। गोसत्व का आधार मतलब होता है, इसमें लोगों को पढ़ाया था भाषा के बारे में, उसके बाद हमने वर्णमाला के बारे में चर्चा की थी। वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। आज हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो जिसमें देखा जाए स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ह्रास्व स्वर, ह्रास्व का अर्थ होता है छोटा, अर्थात जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, अर्थात हम बोल सकते हैं केवल एक मात्रा का समय लगता हो, उन्हें ह्रास्व स्वर कहा जाता है। ह्रास्व स्वरों को मूल स्वर भी कह सकते हैं। इनकी संख्या 4 बताई गई हैं, आ, ई, उ, रे। इस प्रकार हमने देखा ह्रास्व स्वरों के बारे में। दूसरा हमारा वर्गीकरण है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रास्व स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता हो, जिसको हम बोल सकते हैं अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 बताई गई है हमारे वर्णमाला के अंतर्गत, जिसमें आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसी प्रकार बात करें तीसरा हमारा होता है प्रलुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता हो, उन्हें प्रलुप्त स्वर कहा जाता है। प्राय इनका प्रयोग किसी को दूर से बुलाने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे हे राम, ओम। इन वर्णों को बोलते समय
हमें लंबी श्वास वायु का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए इन्हें प्रलुप्त स्वर कहा जाता है। इसी प्रकार एक हमने पढ़ लिया, 3 प्रकार मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया। इसी प्रकार जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर आते हैं। अब इसमें बताएं, अगर अग्र स्वर किसे कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता हो, यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा का अग्र भाग कंपन करे, उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, इनको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अर्घ स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार बात करें मध्य स्वर, जीव का मध्य भाग काम करता हो, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है वो जीव के मध्य भाग से उठती है, इसलिए इसे मध्य स्वर कहा जाता है। मध्य स्वर में केवल आ को रखा गया है। हिंदी में अ स्वर केंद्रीय स्वर के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट हमारा आता है पश्च स्वर। पश्च का अर्थ होता है बाद का। उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करता हो, अर्थात ऐसी ध्वनियाँ या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु जीव के पिछले हिस्से से उठती हो, उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, इनको हमने पश्च स्वर की श्रेणी में रखा है। इसी प्रकार तीसरा हमारा स्वरों के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे मुंह के खुलने के आधार पर। इसमें देखा जाए मुंह के खुलने के आधार पर या मुख आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। फर्स्ट विव्रत स्वर, दूसरा अर्ध विव्रत स्वर, तीसरा संव्रत स्वर। लेकिन इसमें एक काउंट और करते हैं जिसको अर्ध संव्रत कहा जाता है। इस प्रकार टोटल मिला के बात करें तो 4 प्रकार से इनका वर्गीकृत किया गया है। विव्रत में बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए बड़ा आ। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक वर्ण विव्रत है, तो उसमें कोई एक ऑप्शन अगर आ मिलता है तो उसको हम विव्रत स्वर की श्रेणी में लगा सकते हैं। अर्ध विव्रत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह या मुख आधा खुलता हो, उन्हें अर्ध विव्रत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अ, ए, औ और ओ, इनको अर्ध विव्रत में रखा गया है। संव्रत बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता हो, उन्हें संव्रत कहा जाता है। जैसे ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, इनको संव्रत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। चौथा है हमारा अर्ध संव्रत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता हो, उन्हें अर्ध संव्रत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में बात करें ए और ओ, ये 2 हमारे अर्ध संव्रत में रखा गया है। इस प्रकार हमने देखा ओष्ठ की आकृति के आधार पर, इस प्रकार देखा मुख आकृति के आधार पर, और हमने देखा उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसी प्रकार चौथा हमारा होता है ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 तरीके से जैसे हम मान के चलते हैं। अव्रत मुखी स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते,
उन्हें अव्रतमुखी कहा जाता है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, इनको अव्रतमुखी कहा जाते हैं, क्योंकि इसमें जो व्रत की आकृति है वो हमारा मुख गोलाकार नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्रतमुखी कहा जाता है। व्रतमुखी के रूप में अगर बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें व्रतमुखी कहा जाता है। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और आंग, इनको हमने व्रतमुखी के श्रेणी में देखा है। पांचवा हमारा पॉइंट आता है हवा के, नाक के या मुख से निकलने के आधार पर। कभी कभार क्या है, कोई भी वर्ण हम मुख से उच्चारण करते हैं तो उसमें श्वास वायु है वो हमारे कहीं ना कहीं घर्षण करने के कारण काफ़ी समय हमको उसको उच्चारण करने में लगता है, तो उसके आधार पर इनका वर्गीकरण हम देखेंगे। हमने इसमें देखा हवा के, नाक या मुख से निकलने के आधार पर। एक होता है निर्नासिक मौखिक स्वर,